हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में। व्हाई इज इट इन न्यूज़, इसे क्यों लाया गया है और क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं इसमें। लेट अस डिस्कस देम। फर्स्टली, व्हाई इज इट इन न्यूज़? बिकॉज द लोकसभा हैज पास्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड करता है। अब ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 तब पास किया गया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, और उस समय से लेके अब तक काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, इसे लाया गया है। उसके बाद पेरिस क्लाइमेट डील, इसमें इंडिया ने साइन किया था, तो इसमें एडिशनली हम कार्बन सिंक्स बनाएंगे, अपना फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज करेंगे, इसकी बात की गई है। उसके बाद इंडिया में प्राइवेट प्लांटेशंस जो हैं वो बढ़े हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट। तो इन सभी चेंजेस को देखते हुए और ये सारे अमेंडमेंट्स को देखते हुए एक नए बिल की ज़रूरत थी, तो इसीलिए इस बिल को लाया गया। अब देखिए ये बिल बेसिकली क्या करता है, व्हाई वाज दिस अमेंडमेंट नीडेड, तो मैं एक बार समझा देता हूँ। सपोज अगर मान लीजिए ये एक पीस ऑफ लैंड है। अब इस पीस ऑफ लैंड में सपोज मान लीजिए ये जो लैंड है, दिस हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये फॉरेस्ट की तरह इसे ट्रीट किया गया है। बट अगर सपोज यहाँ पे पेड़ नहीं है, जो रेड में सर्कल कर रहा हूँ, तो भी इसे फॉरेस्ट कंसीडर कर लिया जाता है। अगर पेड़ नहीं भी है पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर वो ऐसा फॉरेस्ट रजिस्टर्ड है तो उसे फॉरेस्ट कंसीडर किया जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड सपोज मान लीजिए अगर ये कोई नीला एरिया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्री कवर है, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं, काफ़ी एक घना जंगल टाइप है, बट क्योंकि इसे कंसीडर नहीं किया गया एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, तो इसे फॉरेस्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। और होता क्या था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलीगल एनक्रोचमेंट्स होते थे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलीगल एनक्रोचमेंट्स होते थे और स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इसे निगलेक्ट कर देती थी। ठीक है, यहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है तो होने देती थी, इस फॉरेस्ट को डिग्रेड होने देती थी। तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि इन फॉरेस्ट का एनक्रोचमेंट जो है रोकने के लिए और इसे कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जो था TN गोदावर्मन। ठीक है, ये TN गोदावर्मन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था डीम्ड फॉरेस्ट का। डीम्ड फॉरेस्ट का, तो डीम्ड फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट होते हैं जो चाहे रिकॉर्डेड लैंड के अंदर हो चाहे बाहर हो उसके, बट अगर उनका ट्री डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उनका कैनोपी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्हें एज अ फॉरेस्ट डीम्ड कर लिया जाएगा। और उसे जो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है उस स्टेट गवर्नमेंट को उस फॉरेस्ट को एज अ उस पीस ऑफ लैंड को, जैसे ये जो पीस ऑफ लैंड है, इसे एज अ फॉरेस्ट ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डीम फॉरेस्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था TN गोदावर्मन का। तो इसके कारण ये चेंजेस लाए गए हैं, और बाकी जो चेंजेस मैंने बताया थे SDG, पेरिस क्लाइमेट डील एटसेट्रा, उसको लेते हुए भी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वेर डेजिग्नेटेड एज रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। बट जैसे यहाँ पे लिखा है, हाउएवर मेनी फॉरेस्ट एरियाज वेर लेफ्ट आउट एंड एरियाज विदाउट एनी स्टैंडिंग फॉरेस्ट वेर इंक्लूडेड इन फॉरेस्ट लैंड। तो काफ़ी सारे फॉरेस्टेड एरियाज को लेफ्ट आउट कर दिया गया था गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, और काफ़ी सारे ऐसे थे विदाउट एनी स्टैंडिंग फॉरेस्ट वेर इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट लैंड, इन्हें फॉरेस्ट लैंड में डाल दिया गया था। तो ये भी हुआ था। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा 1996 में जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें उसने डीम्ड फॉरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक था जिसे हमें अमेंड करना था इस रूलिंग के हिसाब से। ठीक है, तो हमें एक अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, अब की अमेंडमेंट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो है इट एनकम्पासेस इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड अदर नेशनल टारगेट सच एज नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ठीक है, क्रिएटिंग अ कार्बन सिंक ऑफ एन एडिशनल 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030। तो इसकी बात की गई है। कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं, जो हमने पेरिस क्लाइमेट गोल्स और जो बाकी टारगेट्स रखे हैं, उनको जो है एक तरीके से प्रियम्बल में हमने डालने की कोशिश की है, ताकि हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी इन सिंक रहे जो भी हमारे टारगेट्स हैं उसके साथ में। फिर द एक्ट नेम वॉज चेंज टू वन संरक्षण एवं समावर्धन अधिनियम 1980 टू रिफ्लेक्ट द पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोविजन। तो ये एक चेंज लाया गया है। ठीक है, अब और कुछ चेंजेस देखते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है उसके हिसाब से। एप्लीकेबिलिटी टू वेरियस लैंड्स, अब क्या है ना, इसका खास करके जो है प्राइवेट फॉरेस्ट, प्लांटेशंस, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड्स, इनमें भी एप्लीकेबिलिटी इसकी ला दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड और प्लांटेशंस जो है वो बढ़ रहे हैं इंडिया में टाइम के साथ में। ठीक है, अर्लियर द एक्ट वॉज इनिशियली अप्लाइड टू नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड एंड वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू रेवेन्यू फॉरेस्ट लैंड एंड लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो फॉरेस्ट लैंड्स थे उन पे ही ये एप्लीकेबल था एक तरीके से,
प्राइवेट लैंड्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहता था 1980 का जो एक्ट है। अब 2023 के जो अमेंडमेंट्स हैं उनमें कहीं हद तक हम देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लांटेशंस, प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड उन्हें इंक्लूड किया गया है। नाउ लेट्स मूव अहेड। उसके बाद एक और की अमेंडमेंट है एग्जेम्पशंस। तो अब जैसा हम सबको पता है कि जो एलएसी, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास में जो 100 किलोमीटर से उनसे पास में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अब गवर्नमेंट की जो है परमिशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द बिल प्रपोजेस सर्टेन एग्जेम्पशंस टू एनकरेज एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन आउटसाइड फॉरेस्ट। तो एक तो ये हो गया कि एग्जेम्पशंस टू एनकरेज एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन आउटसाइड फॉरेस्ट, एक तो ये हो गया। उसके अलावा क्या हो गया, दीज एग्जेम्पशंस इंक्लूड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, एलएसी एंड एलओसी एटसेट्रा। तो दो चीजें, एक तो क्या एग्जेम्पशंस फॉर एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन आउटसाइड जो फॉरेस्ट हो गया, और दूसरा ये जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं 100 किलोमीटर नियर आईबी, एलओसी, एलएसी, इनके लिए है। ठीक है, अर्लियर द एक्ट अलाउड फॉर एक्सेप्शंस इन cases of strategic or national interest, but even in such cases the central government carefully considered the impact of environment and may impose condition to minimize the adverse effects। तो पहले जो है हम देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट केयरफुली कंसिडर करती थी उसका इम्पैक्ट एंड मे इम्पोज कंडीशंस टू मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट्स। पहले ये होता था, ठीक है, तो अब इसे चेंज किया गया है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। उसके बाद एडिशनल एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, क्या क्या की जा सकती हैं। Amendment add new activities such as infrastructure for frontline forest staff, ecotourism, zoo and safari into array of forest activities, forestry activities। और उसके साथ में सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशंस इन फॉरेस्ट एरियाज विल नॉट बी कंसिडर्ड नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो काफ़ी सारी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, बट इसका क्रिटिक भी है जो हम आगे देखेंगे, वो ये कि आप हर एक्टिविटी को हर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी को आप जो है कंसिडर कर रहे हो इन फॉरेस्ट एरिया, एडिशनल एक्टिविटी देते जा रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं जो है डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। क्योंकि आप बोल रहे हो कि आप इको टूरिज्म भी डेवलप करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इको टूरिज्म या टूरिज्म को आप बढ़ावा दोगे तो उससे डिफॉरेस्टेशन तो बढ़ेगा ही ना। अगर टूरिस्ट आ रहे हैं किसी फॉरेस्ट के अंदर, तो ये हमेशा क्या है कि एनवायरनमेंट वर्सेस सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट, इनका जो है डिबेट चलता रहता है। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि अगर टूरिस्ट आ ही नहीं रहे फॉरेस्ट के अंदर में, तो डेवलपमेंट कैसे होगा, फॉरेस्ट का रिवेन्यू कहाँ से आएगा फॉरेस्ट को। तो दिस इज अनदर इशू या एरिया दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। प्रोविजंस फॉर डेवलपमेंट, तो ये भी लाए गए यहाँ पे। द बिल एक्सटेंड्स एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ प्रिंसिपल एक्ट रिलेटिंग टू असाइनमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑन लीज टू प्राइवेट एंटिटीज टू गवर्नमेंट कंपनीज एज वेल। दिस विल फैसिलिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। ठीक है, तो जो असाइनमेंट ऑफ फॉरेस्ट होता था, फॉरेस्ट लैंड ऑन लीज टू प्राइवेट एंटिटीज, अब इसे जो है टू गवर्नमेंट कंपनीज को एज वेल जो है एक्सटेंड कर दिया गया। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन थे जिससे गवर्नमेंट असाइन करती थी लीज ऑफ लैंड टू प्राइवेट कंपनीज, तो पहले जो प्रोविजंस थे इससे जो है गवर्नमेंट जो है लैंड लीज डिसाइड करती थी फॉर प्राइवेट। अब ये जो है गवर्नमेंट कंपनीज एज वेल को भी यही वाले जो लॉज हैं उनको ये एक्सटेंड कर दिए गए। तो ये प्राइवेट प्लस अब गवर्नमेंट वाली कंपनीज को भी ये एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो दिस इज अनदर थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ओके, so now let us discuss the issues with the bill। तो impact on ESA, that is ecologically sensitive areas, ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं because the proposed exemptions in the bill, particularly those related to strategic projects जो हमने बात की 100 किलोमीटर within LOC, LAC near international borders, have raised concern about potential clearances of forest in ecologically sensitive areas। क्योंकि हम देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे घने जंगल हैं वो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, जो LOC, LAC के पास में है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि काफ़ी एक अच्छा पैच ऑफ फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है, जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया है उसमें। तो ये कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ FCA 1980, क्योंकि FCA 1980 लाया ही इसलिए गया था ताकि फॉरेस्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। बट अब क्या है कि एक्सक्लूडिंग मोर एक्टिविटीज़ फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि इको टूरिज्म बाकी सबको भी जो है एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है टू प्रमोट लार्ज स्केल डिफॉरेस्ट्रेशन। दिस में प्रमोट लार्ज स्केल डिफॉरेस्ट्रेशन इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो FCA 1980 के बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें हम और डिटेल से देखेंगे। अब कॉम्प्रोमाइज फेडरलिज्म, तब क्या है स्टेट गवर्नमेंट्स की जो है पावर कहीं ना कहीं कम कर दी गई है। दे विल हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर असाइनिंग फॉरेस्ट लैंड ऑन लीज टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो इन्हें परमिशन लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरलिज्म के साथ हम देख सकते हैं सेंटर जो है थोड़ी अपनी पावर बढ़ा रहा है इस बिल के साथ में। एंड लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, द बिल रिस्ट्रिक्ट्स द लेजिस्लेशंस एम्बिट only to areas recorded as forest on or after October 1980।
ठीक है, तो जो ऑन और आफ्टर अक्टूबर 1980 है उसी के साथ किया गया। दिस एक्सक्लूजन में रिजल्ट इन लीविंग आउट सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें एक अच्छा पॉइंट आ गया कॉम्प्रोमाइजेस फेडरलिज्म, तो इसे आप कहीं ना कहीं GS2 के साथ में भी जोड़ सकते हो। जो हम लिखते हैं कि फेडरलिज्म के साथ में क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो है डोमेन में इंटरफेयर कर रही है, तो इसे हम GS2 के साथ में लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ में इश्यूज हैं। तो अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो पहले हम इसे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या था कि जो है अमेंडमेंट आया था और उससे क्या है कि फॉरेस्ट को जो है पास कर दिया गया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। बट इसके बाद भी ये देखा गया था कि ये जो फॉरेस्ट लैंड है, सपोज अगर ये फॉरेस्ट लैंड है, स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं ना इस फॉरेस्ट लैंड में एनक्रोचमेंट होने देती थी। स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं इस फॉरेस्ट लैंड में एनक्रोचमेंट होने देते थे क्योंकि उनको जो है वोट बैंक का इशू था। क्योंकि अगर वो इस एनक्रोचमेंट को होने नहीं देंगे और रोकेंगे तो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे या वो पावर से हट जाएंगे, तो ये एनक्रोचमेंट होने दिया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है इसे पास किया। और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इवन दो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया था फॉरेस्ट, ठीक है, बिफोर 1980, बट 1980 में इस FCA को पास किया गया और इसमें बस इतना बोला गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लैंड को डाइवर्ट करना चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी लैंड को डाइवर्ट करना चाहता है, तो उसे डाइवर्ट करने से पहले परमिशन चाहिए होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, परमिशन चाहिए होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तभी वो उस फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर सकता है। तो बस ये बिल इतना सही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंटर की पहले परमिशन चाहिए टू डाइवर्ट अ फॉरेस्ट लैंड पर। तो इससे क्या होगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे ही इस फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते और इस एनक्रोचमेंट को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो दिस इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। 2 ही पेज का एक्ट है, अगर आप इसका बेयर एक्ट या बेयर बिल भी पढ़ेंगे तो बहुत छोटा सा है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इज अ लेजिस्लेशन एनेक्टेड इन इंडिया टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। तो ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जैसा मैंने कहा था। तो अब ये इसे रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, आप इतनी आसानी से इसे जो है डाइवर्ट नहीं कर सकते। द एक्ट वॉज एनेक्टेड टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न ओवर डिफॉरेस्ट्रेशन, जैसा मैंने कहा था, एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इट एम्स टू एंश्योर सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय रेगुलेटिंग एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो जो अगर हम डाइवर्ट कर रहे हैं तो उसे रेगुलेट करने की ये बात करता है, जैसा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यूरेलाइट, so Ureilite is the crater resultant from the collision of meteorite which is in Bhala in Madhya Pradesh some 2500 to 1700 million years ago. ये हो गया हमारा प्रिलिम्स फैक्ट। इट इज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर। तो ये न्यूज में था, सो वी शुड नो दिस, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ओके, so now let us see the question. Identify the correct statement regarding the amendments to the Forest Conservation Act 1980. Yeah, amendments have primarily focused on promoting industrial development at the cost of forest. ये तो गलत लग रहा है। Amendments have enacted the Act's provision for stricter forest conservation. सही हो सकता है, मुझे नहीं पता। The amendments have eliminated the need for central government approval for forest land diversion. गलत है, eliminate तो नहीं हुआ, ये extreme word है, आप इसे हटा भी सकते हैं, eliminated, ठीक है। Environment impact assessment requirements have been relaxed, तो इसे तो कहीं नहीं किया गया, तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो काफी एक्सट्रीम है, तो इससे आप आंसर बी निकाल सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव अहेड। Which of the following statement accurately describes the Forest Conservation Act 1980? Yeah, the act has no provisions for penalties for violators. नहीं, ये गलत लग रहा है मुझे। It is primarily aims to promote deforestation. Promote नहीं, to reduce deforestation. तो ये तो गलत ही है। Diversion of forest land requires prior approval from the central government. ये सही है, ठीक है। Accurately describes बोला तो ये सबसे ज्यादा सही लग रहा है अभी तक। डी देख लेते हैं। The act does not consider broader definition of forest land. करता है कहीं ना कहीं, उतना नहीं है। तो द आंसर इज सी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सी। आई होप ये क्लियर है and I hope this lecture is useful for you. If you like this video, please like, comment, share and subscribe, and very thank you for this.